All right. So I taught you what, dear students, our break is over and here we are. I taught you that if you make a payment to a third party, recipient payment करता है third party को on behalf of the supplier, should that be added in the taxable value? The answer is yes, it should be added in the taxable value. Moving ahead to the next part, incidental expenses. Moving ahead, next part, incidental expenses. Now incidental expenses like what? Underline, commission, पैकिंग चार्जेस और एनीथिंग एल्स. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ध्यान रहे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज कमीशन, पैकिंग चार्जेस charged by the supplier or anything else done by the supplier, anything that the supplier does. When does this anything the supplier does? ये कब होता है? Anything that the supplier does in relation to the supply at the time of before the delivery of the goods must be added. ये sentence बहुत ज़रूरी है. ये आपको आंसर में लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि any supply, जो सप्लायर कुछ भी करे, एनीथिंग दैट द सप्लायर डज इन रिलेशन टू सप्लाई एंड इट इज डन बिफोर द डिलीवरी, इट शुड बी एडेड. सो स्टूडेंट्स, इंसिडेंटल चार्जेस लाइक व्हाट? इंसिडेंटल चार्जेस लाइक commission, packing, everybody, incidental charges like commission, packing will be added in the value of supply, will be added in the value of supply. Very good. So ये थर्ड में अभी क्या क्या है देखो. थर्ड में थर्ड ए बी सी डी काफी सारे पॉइंट्स है. उसमें पहला कमीशन, कमीशन ऐड होगा क्या? यस, इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. कमीशन के बाद पैकिंग. Will packing also be added in the taxable value? Yes, packing will also be added in the taxable value. इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस, क्या ये भी ऐड होगा? बिल्कुल. स्टूडेंट, जैसे ना आपको बोला मैंने कि कुछ लैब टेस्टिंग करवाना है, कुछ इंस्पेक्शन करवाना है, ये ऐड होगा. हर वो चीज ऐड होगी विच इज डन इन रिलेशन टू सप्लाई. क्या क्या ऐड होगा बताओ? हर वो चीज ऐड होगी विच इज डन इन रिलेशन टू सप्लाई एंड इट इज डन बिफोर द डिलीवरी, एंड इट इज डन बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. तो आपको डिलीवरी ऑफ द गुड्स देने से पहले उस पर पैकिंग करना है, वेमेंट करना है, कमीशन ऐड करना है. ऑल दीज विल बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सप्लाई. तो क्या क्या फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सप्लाई होगा? देखो 3A में क्या बोला है? कमीशन. 3B में क्या बोला है? पैकिंग. 3C में क्या बोला है? इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन. कहीं से आपको वेमेंट करवाना है, कुछ इंस्पेक्शन करवाना है कि ये गुड्स फिट है, कुछ नहीं है. तो जो भी कुछ कुछ इंडस्ट्री के नॉर्म्स होते हैं ना कि आपको इनका परमिशन लेना पड़ेगा, इनसे इंस्पेक्शन करवाना जरूरी होता है, तो वो सब आपको करवा के देना पड़ेगा. तो वो सब करवाने के लिए जो भी चार्जेस आप ऐड करोगे, ऑल दीज आर इन रिलेशन टू सप्लाई. दिस शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू. दिस शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू. इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, ये भी ऐड होगा. नाउ इंस्टॉलेशन भी किधर करते हैं स्टूडेंट्स? ये रेसिपिएंट की साइट पे करते हैं, ये भी ऐड होगा. एंड इट इज अ मस्ट, दिस इज इन रिलेशन टू सप्लाई, इट इज इन रिलेशन टू सप्लाई. तो पता है, अगर आपको क्वेश्चन में इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गया, ऐड करने का, नीचे नोट लिखने का, एज पर सेक्शन 52 इंस्टॉलेशन चार्जेस हैव टू बी एडेड. आपको याद कैसे रखना है? हर वो चीज जो सप्लाई से रिलेटेड है आपको ऐड करना जरूरी है. एंड हर वो चीज जो आप सप्लाई के पहले करते हो, डिलीवरी देने से पहले करते हो, डिलीवरी के बाद का वो रेसिपिएंट जाने, उस पॉइंट तक हम जो भी प्रोवाइड करते हैं उसके जो भी चार्जेस आप ऐड करते हो सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए. आगे, वेटमेंट चार्जेस, लोडिंग डिजाइनिंग चार्जेस इनकर्ड बिफोर सप्लाई. तो ये सब कब हो रहा है? वेमेंट चार्जेस और ये सब कहाँ हो रहा है? बिफोर सप्लाई. दिस शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू. थर्ड F नाउ. थर्ड F में देखो क्या है. थर्ड में एक FOR करके कॉन्ट्रैक्ट है. वील रीड अबाउट इट नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड. Where the supplier agrees. ना जो लोग लेट आए सुनो. इंसिडेंटल चार्जेस, कौन से इंसिडेंटल चार्जेस? फिर से बोलो. कमीशन, पैकिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, इंस्टॉलेशन, वेटमेंट, लोडिंग, टेस्टिंग, ये सब ऐड होगा. और एनीथिंग दैट इज डन इन रिलेशन टू सप्लाई. किससे रिलेटेड है ये? सप्लाई से. और ये कब किया? बिफोर द डिलीवरी. और ये कब किया? बिफोर द डिलीवरी. सो ऑल दिस शुड बी एडेड. बरोबर. आगे,
आउटवर्ड फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस ना सुन के लेना यहाँ पे, आउटवर्ड फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस, वेरी लिटिल पार्ट इज देयर, दिस वन पेज एंड दिस वन पेज ऑफ डिस्काउंट्स, कुछ छोटा सा बात ही डिस्काउंट से रिलेटेड है, फिर तुरंत हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे, सो प्लीज पे अटेंशन. नाउ हियर वेयर द सप्लायर अग्रीज, क्या करता है सप्लायर, अग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट द बायर्स प्रीमाइसेस. Now arranges for transport, there is a FOR contract, okay, FOR contract लिखो नीचे. फ्री ऑन रोड क्या होता है आपको पता है, फ्री ऑन रोड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेट आप लिख के रखो, फिर मैं पढ़ के आपको समझाती हूँ. फ्रेट टू बी इंक्लूडेड, फ्रेट टू बी इंक्लूडेड इन टीवी, टीवी मतलब टैक्सेबल वैल्यू, फ्रेट टू बी इंक्लूडेड इन टीवी, टीवी मतलब टैक्सेबल वैल्यू, फ्रेट टू बी इंक्लूडेड इन टीवी मतलब टैक्सेबल वैल्यू. एंड एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लिखो, एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखो बायर pays for transportation and freight, freight not to be included, freight not to be included. in TV, TV is taxable value. मैं समझाती हूँ आपको. सुनो, आप कभी अगर शोरूम में ना गाड़ी की प्राइस पूछते हो ना, तो उनको पूछना ऑन रोड प्राइस क्या है, शोरूम का प्राइस क्या है, ऑन रोड क्या है, मतलब उसको रोड पे लेके आने के लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, आरटीओ का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो वो ऑन रोड प्राइस बन जाता है. तो उसी तरीके से अगर कोई पर्सन बोलता है नहीं नहीं मुझे ना एक्स फैक्ट्री प्राइस बताओ, आई विल कम टू योर फैक्ट्री एंड पिक अप द गुड्स, तो कोई बायर है वो बोलता है नहीं नहीं मुझे एक्स फैक्ट्री प्राइस बताओ, क्योंकि मुझे गुड्स का डिलीवरी एट द फैक्ट्री चाहिए, मतलब फैक्ट्री के प्लेस पे बायर आके लेके जाता है, सप्लायर का काम खत्म. तो उसके आगे का जो भी खर्चा है वो कौन करेगा, बायर करेगा. बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे सप्लाई से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसने क्या मांगा था, एक्स फैक्ट्री, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सप्लाई से रिलेटेड नहीं है, मेरा सप्लाई खत्म हो चुका है, उसके आगे बायर जाने, तो वो उसके आगे अगर बायर कुछ खर्चा करता है तो वो हम टैक्सेबल वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे. लेकिन अगर बायर बोलता है नहीं नहीं मुझे एक्स फैक्ट्री नहीं, इस बार मुझे FOR चाहिए, फ्री ऑन रोड, मतलब डायरेक्टली मुझे सब कुछ करके मेरे डोर स्टेप पे आके तुम गुड्स दे दो, मेरी फैक्ट्री पे आके डिलीवर करके जाओ, वहां तक का जो भी है तुम चार्ज करो, आई एम रेडी टू पे. अब ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई. Anything done in relation to the supply till the delivery of the goods should be added in the taxable value. अब फ्रेट चार्ज करना ये मेरी जिम्मेदारी है, आप तक गुड्स पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है. स्टूडेंट्स आप बोलोगे ये बहुत छोटी बात है, बिल्कुल छोटी बात नहीं है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ध्यान देना जरा, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर बीच में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, एक्सीडेंट हो गया, तो किसके हैं वो गुड्स, वो लॉस किसका है, ये डिपेंड करता है इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. इसीलिए ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी होता है. गुड्स की वैल्यू कभी कभी करोड़ों में जाती है, मशीनरी की वैल्यू करोड़ों में जाती है, तो ये बहुत छोटी बातें नहीं होती है. ज़रूरी नहीं, आई नो एक्सीडेंट हर रोज़ नहीं होते, लेकिन एक ही बार हुआ और वो आप ही की अगर गुड्स के साथ हुआ तो 1 करोड़ का नुकसान कौन लेगा. सो इसीलिए अगर सेलर को पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के फैक्ट्री तक पहुंचाने की है, तो वहां तक बाबा आई विल टेक ट्रांजिट इंश्योरेंस ऑल्सो. कौन रिस्क लेगा. सो ये चीजें आपको लगेगा कि अरे मैम ये क्या है एक्स फैक्ट्री, ये क्या फर्क पड़ता है ट्रांसफर, ऐसा नहीं होता है यार, बहुत फर्क पड़ता है. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जो सप्लायर होता है कहीं और होता है, आपकी अलग अलग स्टेट्स में होते हैं. ओके लाइक जैसे महाराष्ट्र में यहाँ पे अगर किसी को हाइड्रो प्लांट करना है, हाइड्रो प्लांट से रिलेटेड जो मशीनरी सारी मोस्टली बैंगलोर में मिलती है.
तो वहां से अगर आती है यहाँ पे तो आपको ये सब टर्म्स डिसाइड करने पड़ते हैं. सो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी FOR, कैन बी फ्री ऑन बोर्ड, कैन बी फ्री ऑन रोड, कि मेरे यहाँ तक डोर स्टेप तक आना चाहिए, वहां तक तुम्हारा काम है. या कोई बोलता है नहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, एक्स फैक्ट्री तुम आओ, ट्रांसपोर्टर को तुम अरेंज करो, तुम इंश्योरेंस लो, सारी जवाबदारी तुम्हारी है, हमको कुछ नहीं पता. वो होता है एक्स फैक्ट्री. समझा क्या? तो वो आगे का काम सब कौन करेगा? बायर. तो मेरे सप्लाई में वो इंक्लूडेड है क्या? नहीं. तब मैंने फ्रेट मेरे टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड करना चाहिए क्या? नहीं, सवाल ही नहीं आता इंक्लूड करने का उसको टैक्सेबल वैल्यू में. समझा ना? हाँ. हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं वैसे? 15(2). 15(1) क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू. हाँ, ट्रांजैक्शन वैल्यू को कब ऐड करने का? 2 कंडीशन. हाँ. 15(2) क्या है? इंक्लूजन या एक्सक्लूजन, जो अभी हम पढ़ रहे. पैकिंग इंक्लूड करने का, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग इंक्लूड करने का, थर्ड पार्टी को कंसिडरेशन दिया मेरे बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे, वो भी इंक्लूड करेंगे. टैक्सेस इंक्लूड होंगे अदर देन GST. अच्छा, टैक्सेस से रिलेटेड एक मिनट, किसी को ये डाउट है तो बोल ही देती हूँ. क्या होता है ये देखो, ये वाला म्यूनिसिपल टैक्स आपने अलग से चार्ज नहीं किया, बट आपको पता है इस म्यूनिसिपल टैक्स अगर मुझे गुड्स पे 110 रुपीज म्यूनिसिपल टैक्स लग गया खरीदते वक्त, तो आपने 110 लगा दिया, फिर आपने प्रॉफिट वगैरह ऐड करके 200 कर दिया, आपने डायरेक्ट सेलिंग प्राइस 200 किया. ये म्यूनिसिपल टैक्स को अलग से नहीं दिखाया. तुम अलग से दिखाओ या अलग से ना दिखाओ, इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू. सो टैक्सेस तुम भले अलग से दिखा दो, कोई बात नहीं, या सेपरेटली दिखा दो, या कोई बिलिंग कर देगा 190 प्लस 10 रुपीज टैक्स, तुम अलग से दिखाओ या अलग से मत दिखाओ, it is including it is in the part of taxable value, whether you bill it separately or you don't bill it separately. आपने अलग से नहीं दिखाया, उसको सेलिंग प्राइस में इंक्लूड करके बता दिया, चलता है, कोई बात नहीं. टैक्सेस की बात है, ये पॉइंट नंबर 2 था, किसी को क्वेरी था ब्रेक में तो इसलिए मैंने बोला, किसी और को होगा तो क्लैरिफाई हो जाएगा. ठीक है. हाँ. अब टैक्सेस इंक्लूड होंगे, थर्ड पार्टी को आप अगर कंसिडरेशन दोगे वो भी इंक्लूड होगा. इंसिडेंटल चार्जेस लाइक कमीशन, पैकिंग, इंस्टॉलेशन, वेटमेंट चार्जेस, ये होगा. अब बात आ रही है फ्रेट की, आउटवर्ड फ्रेट की, फैक्ट्री के बाहर वाला फ्रेट. वो डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इसलिए मैंने आपको समराइज करके दे दिया. ठीक है. हाँ, पढ़ते हैं. वेयर द सप्लायर अग्रीज टू डिलीवर गुड्स एट बायर्स प्रीमाइसेस एंड अरेंजेस फॉर ट्रांसपोर्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं FOR, मतलब फ्री ऑन रोड, आपको कुछ नहीं, आपके यहाँ तक पहुँच जाएगा. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई बिकम्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई. अरे अब मैं आपको और एक बोलती हूँ, क्या होता है ना, कभी कभी जैसे GST नया आया था ना, लोगों को पता नहीं होता है, तो लोग क्या करते थे, जैसे गुड्स है ना, गुड्स 1 लाख और ट्रांसपोर्टेशन 10,000, टोटल बिलिंग 1,10,000, गुड्स पे लगाते थे 12% और ट्रांसपोर्टेशन GTA सर्विसेज के 5%. अरे तुम ट्रांसपोर्टर की सर्विस दे रहे हो क्या? तुम्हारा काम गुड्स बेचना है. दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई. ये कौन सा सप्लाई? कॉम्पोजिट. प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? गुड्स बेचना. तो प्रिंसिपल सप्लाई के ही रेट पूरे सप्लाई को ऐड करते, ऐसे सिखाया है ना. हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग नहीं करते रे, सिर्फ उसको 1,10,000 करके पूरे पे 12% लेना जरूरी है, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई. अच्छा, तुम जाके उसको बोलोगे क्या ये तुम्हारे गुड्स नहीं चाहिए, उसको कॉल करके बोलोगे अच्छा मेरे कुछ गुड्स डिलीवर करने, कैन यू अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन? द कंपनी सेज व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट इनटू ट्रांसपोर्टेशन यार, हम गुड्स देते हैं. या वो शर्ट पैक करके देता, उसको फोन करके बोलोगे क्या मेरे लिए पैकिंग करोगे, हमारे घर पे वेडिंग है, बोलेगा हम पैकिंग में नहीं है यार, हम गुड सप्लाई करते हैं. अंडरस्टैंड दैट. समझ में आ रहा है क्या सबको? सो कॉम्पोजिट सप्लाई होता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसी का रेट पूरे पे लगाया जाएगा, वो बोला है यहाँ पे. देखो FOR, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई बिकम्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स, देयरफॉर आउटवर्ड फ्रेट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड GST इज पेएबल देयरऑन ऑन द सेम रेट एज एप्लीकेबल ऑन रेलेवेंट गुड्स. समझा क्या? तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 5, ऐसा करने का क्या? ये सही है कि ये गलत है? पक्का ये गलत है. हाँ, इन सब पे क्या रेट लगेगा? 12%. क्यों? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई. प्रिंसिपल सप्लाई का रेट पूरे सप्लाई पे यूज होता है. बरोबर? अच्छे बच्चे, 40 on 40. आगे. However, if the contract for supply, however, if the contract, ये तू होमवर्क करने वाला था ना ब्रेक में?
हाँ अब सुनो, however if the contract for supply is ex factory basis where the buyer pays the outward freight, the same will not be included in the value of supply. Similarly, not be included in value of supply. Similarly, in FOR contracts of supply of goods, transit insurance will also become a part of composite supply. FOR है मतलब उसमें क्या क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन लिया आपने, इंश्योरेंस भी करवा दिया यार, ट्रांजिट इंश्योरेंस, 1 करोड़ की गुड्स है, अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए, बायर तो उधर रुक रहा है ना तुम्हारे लिए, बायर ने तो तुमको 50 लाख का एडवांस देके रुका है, तुमको वापस एक गुड्स अरेंज करके देना पड़ेगा, उसको 1 करोड़ का मशीनरी देना पड़ेगा, कौन रिस्क लेगा? इसलिए क्या करवाने का, ट्रांजिट इंश्योरेंस जरूरी होता है स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या समझे, ये समरी दिया क्या मैंने नीचे, जब भी ऐसा कुछ अलग होता है मैं नीचे समराइज करती हूँ। तो समरी क्या है, FOR में इट इज फ्री ऑन रोड, फ्रेट टू बी इंक्लूडेड, मतलब FOR में गुड्स कहाँ पे डिलीवर होते हैं, एट बायर्स डोर स्टेप। तो FOR में गुड्स आर डिलीवर्ड एट बायर्स डोर स्टेप। आपको लिखने का है क्या वैसे, क्या आपको पता है, गुड्स आर डिलीवर्ड एट बायर्स डोर स्टेप। एक्स फैक्ट्री में बायर पेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट, इसमें सिर्फ फ्रेट की बात नहीं है, इवन ट्रांजिट इंश्योरेंस। हाँ समझा? किसी को डाउट है, पूछना है आपको, कोई डाउट या क्वेरी? नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट और लेट फी, ध्यान दो, इंटरेस्ट, अरे सुनो ना, इसमें क्या बोला पता है, इंटरेस्ट और लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। हमको पता है ये पार्ट होने ही वाला है, क्यों, हमने तो उसका TOS भी सीख लिया। ये TOS सीखा कि नहीं? 5वां सिचुएशन क्या था, व्हेन यू गेट एडिशनल कंसिडरेशन लाइक इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, उसका TOS भी सीख लिया, इसीलिए तो TOS सीखा, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। Obviously, it is going to be a part of taxable value. The value of supply will include not only the base price, but also charges for delay in payment. तो interest हो, delay payment हो, इसके जो भी charges, penalty है, ये भी included होंगे. Example, a supply is priced at 2000, is made with a credit period of 1 month for payment. Thereafter आपको 12% interest लगेगा. आपके supply का price, base price है 2000. आपने अगर डिले कर दिया तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, 12%. द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर अ लैप्स ऑफ 2 months. द अमाउंट ऑफ 12% पर एनम, दैट इज 1% पर मंथ ऑन 2000, ये फी आया 20 रुपए. सच इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी एडेड इन द वैल्यू एंड दस द टैक्सेबल वैल्यू विल बी 2020, assuming interest is exclusive of GST. मेरा बेस प्राइस क्या है और मैंने 20 रुपया क्या लिया, इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट. ये कोई तो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट बोला था मैंने, तो अब तो इस पे टैक्स लगा रही हूँ, ऐसे कैसे मैं बोल रही हूँ. बैंक वाला जरूरी नहीं है. एनी इंटरेस्ट दैट यू गेट ऑन लोन्स, पैसे देने के लिए, भले आप वो अनसिक्योर्ड का भी हो सकता है. मैंने भी किसी दोस्त को इंटरेस्ट दिया, लोन दिया, उसने मुझे 20,000 इंटरेस्ट दिया, उस 20,000 पे GST नहीं लगता. दिस इंटरेस्ट इज फॉर एडवांसमेंट ऑफ मनी, वो वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है. ये वाला इंटरेस्ट, ऐसे मैंने तुमको 2000 का लोन नहीं दिया यार, 2000 के गुड्स बेचे, वो तुम टाइम पे नहीं दे रहे हो, इसलिए मुझे 20 इंटरेस्ट मिल रहा है. ये मुझे 20 रुपया इंटरेस्ट तुमको लोन देने के लिए नहीं मिल रहा है, ये गुड्स बेचने का ट्रांजैक्शन हो रहा है इधर. उधर जो मुझे 20,000 इंटरेस्ट मिला, वो तुमको मैंने क्या दिया, लोन दिया. लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है. जो सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड होता है और लेट पेमेंट के लिए मिलता है वो टैक्सेबल होता है. इट इज अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ऐसा सेक्शन 15(2) बोलता है. प्लस हमने उसका TOS भी सीखा है. TOS सीखा कि नहीं? TOS में हमने ये सीखा, TOS इज इक्वल टू डेट ऑफ रिसीट ऑफ दिस इंटरेस्ट. तो एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए अपने को. क्लैरिटी आ गई है क्या आपको? कौन सा वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है जरा बताओ तो. हाँ, भले वो बैंक दे या आप लोग दो, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो.
हाँ, ये इंटरेस्ट नहीं है, इधर लोन का काम नहीं चल रहा है, इधर मैं गुड्स बेच रही हूँ, गुड्स का तुमने पैसा टाइम पे नहीं दिया इसलिए तुमको पेनल्टी लगाया. सो इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट 20 रुपीज विल बी एडेड. सो टैक्सेबल वैल्यू तुम्हारा बन जाएगा 2020. लिखो. एंड इनफैक्ट TOS भी लिखो. TOS फॉर सच इंटरेस्ट इज इक्वल टू डेट ऑफ रिसीट. सिखाया ना तुमको. डन क्या? आगे करूँ आगे. बैंक चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे. नहीं, बैंक चार्जेस हाँ तुम उसे अलग से चार्ज करते हो तो तुम लो, फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे, फिर वो टैक्सेबल हो जाएंगे. तुमने अगर चेक बाउंस होने के लिए यहाँ कुछ चार्जेस लगाए तो वो टैक्सेबल वैल्यू में ऐड होंगे. बैंक तो तुमसे लेगी तो वो तो मेरे लिए इनवर्ड हो गया, उसका मुझे सेट ऑफ मिलेगा उस GST का. अगर तुम्हारा किसी कस्टमर का चेक बाउंस हो गया तो तुमने उसको चार्जेस लगाए तो उस चार्जेस पे तुम GST ले सकते हो. आगे सब्सिडी. ये तुमको सब्सिडी के बारे में पता है ना. बताओ किस कौन सा सब्सिडी. गवर्नमेंट का सब्सिडी विल नॉट बी इंक्लूडेड एंड अदर सब्सिडीज विल बी इंक्लूडेड. करेक्ट ना. देखो सब्सिडी इज अ सम और अ प्राइस ऑफ अ सर्विस. कमोडिटी का प्राइस आपको कम रखना है तो आप क्या देते हो, सब्सिडी देते हो. सब्सिडी कैन बी गिवन बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. द लोअर प्राइस आफ्टर एडजस्टिंग सब्सिडी इज द वैल्यू. If subsidy is given by a person or entity other than state or central government, it does not lower the value. In short, I'll tell you this is better. Subsidy given by CG or SG, it is linked to the price. कौन दे रहा है आपको subsidy, CG or SG? It will not form a part of taxable value. The selling price of the notebook is 50. For notebooks sold to the students in government school, a company uses CSR funds to pay the seller 30 so that students pay only 20. तो शॉपकीपर ने स्टूडेंट से कितना लिया, 20, और सब्सिडी CSR वाली जो कंपनी है उन्होंने कितना दिया, 30. अभी शॉपकीपर को सवाल आता है कि मैं GST कौन सी वैल्यू पे करूँ. ये सब्सिडी किसने दिया, नॉन गवर्नमेंट, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा. एंड इट विल हैव टू पे, द शॉपकीपर विल हैव टू पे GST ऑन 50 रुपीज. उसको स्टूडेंट ने 20 दिया प्लस कंपनी ने 30 दिया, ये इंक्लूड करके 50 पे GST पे करने का, बिकॉज ये नॉन गवर्नमेंट वाला है. लेकिन आगे देखो, इफ द सेम सब्सिडी इज पेड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल और स्टेट, देन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ नोटबुक विल बी ओनली 20. फिर सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके तो आपको 20 हमने किससे लिया, स्टूडेंट से. 30 क्या है, सब्सिडी. अगर ये सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट की है तो आपको 50 रुपीज पे GST देना पड़ेगा. 20 स्टूडेंट्स है, 30 सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, 50. लोकल अथॉरिटीज ने दिया तो भी इंक्लूड करना पड़ेगा. गवर्नमेंट के इसमें सिर्फ CG और SG बोला है. यू विल नॉट गेट लाइक दैट इन द एग्जाम. लेकिन लोकल अथॉरिटी का आया तो इंक्लूड करेंगे, नहीं दिया ऐसा हम लोग को. बहुत क्लियरली ना उधर सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूज किया वर्डिंग्स. हाँ, यू वांट टू गो ना, गो. सो 20 स्टूडेंट्स 30 सब्सिडी, तो वैल्यू क्या पकड़ेंगे, 50. सब्सिडीज फ्रॉम अदर देन गवर्नमेंट विल फॉर्म अ पार्ट. तो हो गया ये 15(2) सेक्शन हो गया. कौन सा सेक्शन हो गया, 15(2) हो गया. ओके राइट. एक मिनट, कहीं आपको ब्लैंक स्पेस दिया है क्या, लिखो. वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या, मेरा लिख के हो गया ना, मेरा लिख के हो गया. बिलीव मी 30 सेकेंड्स एंड द पेज इज गॉन. ओके लिखो जल्दी चलो. और या तो मैं डिक्टेट करूंगी, दैट्स द बेस्ट. मैं पूरा लिखूंगी नहीं.
डिक्टेशन से सब एक ही स्पीड पे रहते हैं, एवरीबडी इज एट सेम लेवल. यस, मैं फॉर्मेट दे दूंगी फिर आपको बोलूंगी. वैल्यू ऑफ सप्लाई सेम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. उसके 3 सेक्शंस होंगे, 2 अभी हम कर लेंगे. सेक्शन 15(1), 15(2) एंड 15(3). डिस्काउंट वाला पार्ट मुझे सिखाना है, तो डिस्काउंट वाला भी नहीं करेंगे, बाकी का भी लिख के लेंगे. ट्रांजैक्शन वैल्यू if 2 conditions are satisfied. कौन सी 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड? तो ये स्टूडेंट्स मैं फिर से करवा रही हूँ, मतलब ये रिविजन ही हो रही है हमारी, ये सिखा के हो गया है. आई एम काइंड ऑफ रिवाइजिंग विथ यू, नोटिंग इट डाउन विथ यू. सो 15(1) इज अ ट्रांजैक्शन वैल्यू. हम कब कंसिडर करेंगे? व्हेन फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. हाँ, यहाँ तक आ जाओ तो मैं डिक्टेट करने वाली हूँ आगे का. 1 and 2. हाँ, आगे सब लोग यहाँ तक. Section 15(1), transaction value if 2 conditions are satisfied. 1. Supplies between 2 unrelated persons. Supplies between 2 unrelated persons. Supplies between 2 unrelated persons, and price is the sole consideration. And price is the sole consideration. And price is the sole consideration. Correct? 15(2). 15(2) is incidental expenses. It is incidental expenses, or it is called as inclusions oblique exclusions. So incidental expenses हो रहे हैं, so these are inclusions or exclusions. कुछ ऐड होते हैं, कुछ ऐड नहीं होते. वन, टैक्सेस. टैक्सेस में जीएसटी वाले टैक्सेस ऐड नहीं होंगे. अदर टैक्सेस ऐड होंगे. एग्जाम्पल, टोबैको 1000, ईडी एक्साइज ड्यूटी 100. दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू. I am on the first point, taxes. I am revising this with you. We are summarizing it. अपनी handwriting से लिखा हुआ summarize chart कभी भी रेडीमेड वाले से बेटर होता है. ओके? जीएसटी को क्रॉस, टैक्सेस को टिक, मतलब इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू. उसके बाद केरला फ्लड सेस, ये 2 नई चीज़ें हुई है, इसको इंक्लूड नहीं करना है. टीसीएस को भी इंक्लूड नहीं करना है. टीसीएस कौन सा वाला? इनकम टैक्स एक्ट वाला. इनकम टैक्स वाला जो टीसीएस है उसको इंक्लूड मत करो. केरला फ्लड सेस को भी इंक्लूड मत करो. ये हुई टैक्सेस की बात. कमीशन, अभी बाकी के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन को इंक्लूड करना है. हाँ. पैकिंग चार्जेस, yes. Weighment charges, installation, testing, certification,
सब इंक्लूड होगा। सर्टिफिकेशन भी इंक्लूड होगा। करेक्ट, एवरीबडी ओके विद दैट? पेमेंट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, हाँ। FOR है तो फ्रेट इंक्लूड होगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी इंक्लूड होगा, एक्स फैक्ट्री है तो यस फ्रेट नहीं होगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी नहीं होगा। आपको याद रखना है इधर ये तीसरा पार्ट डिस्काउंट के लिए है। इट्स लाइक दैट, इट्स 3 पार्ट्स, राइट? सो इंसिडेंटल एक्सपेंस 15(3) इज डिस्काउंट। हाँ हाँ दिखाते हो, भाई लिखने का मुझे आगे, सिर्फ याद दिला रही हूँ कि ऊपर डिस्काउंट वाला पार्ट है। 9 सब्सिडी, 2 सब्सिडीज हो सकती है, CG/SG इंक्लूड मत करो, अदर्स इंक्लूड करो। और 10 सब हो गया ना कवर है। कंसिडरेशन का पॉइंट देती हूँ अभी यहाँ पे, कंसिडरेशन पेड टू थर्ड पार्टी बचा ना, फिर देख लो 15(2) में कुछ बचा तो नहीं ना। हाँ लिखते हैं, करेक्ट। इंटरेस्ट, एडिशनल कंसिडरेशन, हाँ वो भी लिखते हैं। 30 सेकेंड्स का टाइम याद है ना तुमको? हाँ, मेरे लिखने के बाद मैं तुम्हारे सामने लिख रही हूँ, मेरे पास रेडीमेड नहीं लिखा हुआ है। आई एम राइटिंग विथ यू, आई एम राइटिंग एवरी टाइम यू आर राइटिंग, आई एम सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम विथ यू ऑल। हाँ, सो हियर सब्सिडी के बाद क्या है 10 बताओ? इंटरेस्ट ले ले क्या? हाँ, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट, या पेनल्टी, इसको क्या करेंगे? टिक कर दो, इंक्लूड करना है। इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट या पेनल्टी, टिक। हाँ हो गया, तू ही बता और कितने पढ़ लिए ना हमने सारे 15(2) में, देख और क्या बचा है क्या। एंड 11 सिर्फ लिखेंगे कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पेड टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, इसको भी टिक, ऐड होगा ये भी। लगभग सारे इंसिडेंटल चार्जेस ऐड ही हो रहे हैं। देखो कुछ मैंने छूटा तो नहीं अपना, क्योंकि ये एक पेज बहुत ज़रूरी है, आपको समराइज हेल्प करेगा। तो TOS VOS तो बहुत इजी चैप्टर्स है, हर एक के लिए एक एक पेज बना के दिया है। करेक्ट। अब हम किसकी ओर बढ़ेंगे? डिस्काउंट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स। ओके, सो हम करेंगे अभी डिस्काउंट। नेक्स्ट वीक में 1 डे आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा में प्रॉपर एक्स्ट्रा क्लास 7-7:30 तक आई विल टेक देन। सो आई विल सी, आई विल टॉक वन ऑफ द डेज जिस दिन और कुछ नहीं है, सो आई विल टॉक टू बोथ लॉ एंड कॉस्टिंग का एक दिन नहीं रखेंगे, देन आई विल टेक 1 डे। क्या है, एक आध दिन एक्स्ट्रा लेके कवर अप करके एक लेवल तक आ गए, देन अगेन वी कैन गो डाउन। बीच बीच में ऐसे एक रखा तो वी विल बी ऑन एट पार, मतलब अपना खत्म होने को एक आध दो ही मुझे लग रहा है कि शॉर्ट पड़ा, तो फिर इसलिए इट्स बेटर वी कवर इट अप। ओके, हाँ। कंसिडरेशन पेड टू द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, सब हो गया ये लिख के। हाँ, अब हम डिस्काउंट पहले सीखेंगे, फिर ये डिस्काउंट लिख के लेंगे। डिस्काउंट भी बहुत ईजी है, पहले मैं समझाती हूँ, वेरी ईजी पार्ट। ओके, नाउ लिसन, सी डिस्काउंट के बारे में मैं पहले आपको समझाती हूँ, लिखने का पार्ट आप बाद में करवा के लो, किसी का अगर कुछ छूट गया होगा तो बाद में लिख लो, पहले समझने का पार्ट कर लो। एक बार क्लिक हो गया डिस्काउंट तो भूलोगे नहीं, समझ में आ जाएगा। अब देखो, एवरीबडी विल लुक हियर। अब देखो 15(2) तो हमने जो सीखा है वही लिखवा के लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम सीख रहे हैं कि वैल्यू, लकीली वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर S एंड G इज द सेम, तो अलग अलग नहीं सीखना है, इसीलिए छोटा सा पार्ट है। अब देखो वैल्यू का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसमें इंक्लूजन या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, लगभग मोस्टली दे आर एडेड, सिर्फ कुछ सब्सिडी ऐड नहीं होती, कभी कभी फ्रेट ऐड नहीं होता, नहीं तो वरना सब कुछ तो एडेड ही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है डिस्काउंट।
अब सुनना, डिस्काउंट में दे आर सेइंग कि तुम भले डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर दो। अब ध्यान से सुनना, एक पॉइंट में बोला डिस्काउंट को एक्सक्लूड करो, एक जगह पे बोला डिस्काउंट को एक्सक्लूड मत करना। कैसे होता है सुनो, सी देखो, हम डिस्काउंट को एक्सक्लूड करने की परमिशन हमको 15(3) कब देता है? सेक्शन 15(3) क्या बोलता है? डिस्काउंट को भले आप माइनस करो और टैक्सेबल वैल्यू से भी माइनस कर दो, तभी माइनस करना अगर डिस्काउंट आइदर, दो चीजें, हाँ, डिस्काउंट माइनस करना कब अलाउड है? आइदर डिस्काउंट तुम्हारा इनवॉइस पे मेंशन्ड है। कहाँ मेंशन्ड है? इनवॉइस पे। जैसे अभी दिवाली का ऑफर था, दिवाली के टाइम अगर आपने टीवी खरीदा तो 10% डिस्काउंट था, तो आपको इनवॉइस कैसे बनेगा? टीवी 1 लाख लेस 10% डिस्काउंट 10,000 बना 90। अब मुझे ऐड करना है जीएसटी। अकाउंटेंट फोन करता है, बोलता क्या करूं, 1 लाख पे लगाऊं कि 90 पे लगाऊं, 1 लाख पे लगाऊं कि 90 पे लगाऊं? तो बात ये है, क्या ये डिस्काउंट तुम्हारे इनवॉइस पे मेंशन्ड है? हाँ, तो टैक्सेबल वैल्यू से भी इसको माइनस कर सकते हो, और अब जो जीएसटी लगेगा वो 90 पे लगेगा। सो टैक्सेबल वैल्यू फॉर जीएसटी इज 90,000। कैसे? हमने डिस्काउंट माइनस किया। क्यों माइनस किया? क्योंकि सेक्शन 15(3) बोलता है। क्यों सेक्शन 15(3) बोलता है माइनस करो? क्यों सेक्शन 15(3) बोलता है माइनस करो? क्यों? बिकॉज ये डिस्काउंट इनवॉइस पे मेंशन्ड है। देखो, ये एक सिचुएशन क्या था यहाँ पे, डिस्काउंट किधर है? फेस ऑफ द इनवॉइस, इनवॉइस पे लिखा हुआ था, ऑन द फेस ऑफ द इनवॉइस इट इज मेंशन कि ये डिस्काउंट क्या करने का है? माइनस करने का है। कि ये डिस्काउंट क्या करने का है? माइनस करने का है। तो हम भी टैक्सेबल वैल्यू से माइनस करेंगे। दूसरा कौन सा डिस्काउंट लेस हो सकता है? दूसरा डिस्काउंट होता है ऐसा डिस्काउंट which is known, now listen to this very carefully, which is known at the time of supply, may not be mentioned on the invoice. इनवॉइस पे मेंशन नहीं है बट सप्लाई के टाइम पता है। जैसे तुमने कुछ गुड्स खरीदे 1 लाख के और हमने जीएसटी ऐड कर दिया 18,000 का, तुमको बिल मिला 1,18,000 का। नीचे एक नोट लिखा है कि पेमेंट टू बी डन विद इन 2 months, बट इफ द पेमेंट इज डन विद इन 15 days यू विल गेट 1% कैश डिस्काउंट। या ये आपको पता है कि यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिलता है। सी, कैश डिस्काउंट ये कॉमन होता है। कैश डिस्काउंट हम पहले आपको बोलते हैं कि टर्म्स है हमारे, देखो अगर आप 15 दिनों में पेमेंट कर दोगे आपको 1% कैश डिस्काउंट मिलता है। जब मैं बिल बनाऊंगी क्या मुझे तभी पता होगा क्या कि तुम 15 दिनों में पेमेंट करने वाले हो कि 1 महीने में? तो इसको हम बिल में इंक्लूड कर ही नहीं सकते, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन बिल मैंने इंक्लूड किया, लेकिन क्या मुझे सब डिस्काउंट के बारे में सप्लाई करते वक्त पता था? यस। वाज दिस अग्रीड बिटवीन द टू ऑफ अस? यस। पहला सीधा, अगर डिस्काउंट बिल में ही मेंशन्ड है तो कोई झकझक नहीं है, कटकट नहीं है, माइनस कर दो, बात खत्म। दूसरा इन डिस्काउंट का टाइप, दूसरा टाइप ऐसा है जो सप्लाई करने के टाइम मुझे पता है, आई नो इट एट द टाइम ऑफ सप्लाई कि मुझे 1% कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड इट कैन बी रिलेटेड बिल टू बिल, मतलब मुझे पता है कि ये बिल नंबर 2 है, इस बिल नंबर 2 का पेमेंट 15 दिनों में आ गया, आई गॉट 1,15,000 मुझे 15 दिनों में आ गया। अब इस पर्सन को 1% डिस्काउंट देंगे। कैसे देंगे? क्रेडिट नोट रेज करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट नोट रेज करेंगे। क्या रेज करेंगे? क्रेडिट नोट। ये डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू से लेस होगा? हाँ होगा, प्रोवाइडेड a discount which is mentioned on the invoice, discount which is mentioned on the invoice, no problem, वो तो लेस होने ही वाला है। लेकिन ऐसा डिस्काउंट जो बिल पे मेंशन नहीं है फिर भी हम लेस करेंगे, प्रोवाइडेड 2 conditions are satisfied. 1, that discount was known when the supply was done. क्या? Discount was known when the supply was done. दूसरा, that discount can be linked to the invoice. इनवॉइस टू इनवॉइस उसका लिंकिंग हो सकता है। हाँ, अच्छा ये 1% का क्रेडिट नोट भेजने का है, क्यों भेजने का है? उधर लिखो दिस इज अगेंस्ट बिल नंबर 2, हम लिंक कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने तुमको बिल दे दिया। क्या दिया तुमको? बिल दिया, ठीक है। कितने अमाउंट का बिल दिया? 1 लाख का। और कितना जीएसटी लगाया? तुम बिल लेके अपने दुकान पे चले गए, अकाउंटिंग करने चले गए,
क्या रे तुम क्या अकाउंटिंग करोगे 1/18 का? तुम रेसिपिएंट हो, तुम कौन हो? हाँ, सोच समझ के जवाब देना मुझे। तुम कौन हो? रेसिपिएंट। इतना सा पार्ट, ये एक 2 मिनट वाला पार्ट तुमको समझ में आ गया तो हमारा डिस्काउंट का काम खत्म हो गया और 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, लेकिन ये वाला पार्ट एक इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, मैंने क्या दिया तुमको? ये लो बिल। बिल कितने का है? 1 लाख। और जीएसटी कितना है? 18। और तुमको दे दिया और तुमको बोला सुनो, अगर ये बिल है ना तुम 15 दिनों में पे करोगे ना तो हम 1% तुमको कैश डिस्काउंट देंगे और उसका क्रेडिट नोट देंगे। तुम बोलते हो ठीक है ठीक है, तुम लेके चले जाते हो, अपने अकाउंटेंट को बिल दे देते हो। अकाउंटेंट उस बिल की एंट्री क्या करेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? 1 लाख तुम्हारा क्या है? परचेजेज है, मैंने बेचे गुड्स, तुम्हारा क्या है? परचेज। परचेज का अकाउंटिंग किधर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। 1 लाख, 1 लाख किधर जाएगा? किधर जाएगा? और 18,000 जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। 18,000 किधर जाता है? ड्यूटीज एंड टैक्स। मतलब तुम इस 18,000 का क्या लोगे? सेट ऑफ। तुम 18,000 का क्या लोगे? सेट ऑफ। अयो समझा क्या? क्या समझा? अरे तुमको हमेशा देखना है कि तुम अभी सप्लायर हो कि तुम अभी रेसिपिएंट हो। मैं जब सवाल पूछती हूँ तो समझो कि मुझे आंसर रेसिपिएंट के व्यू पॉइंट से चाहिए कि सप्लायर के व्यू पॉइंट से चाहिए। इस एग्जाम्पल में मैं कौन हूँ? सप्लायर। तुम कौन हो? रेसिपिएंट। मैंने तुमको बिल दिया, क्या अमाउंट का बिल दिया? 1 लाख। जीएसटी कितना लगाया? 18%। तुम्हारे हाथ में बिल आ गया, क्या? गुड्स का परचेजेस किया तुमने, तुमने जाके अकाउंटेंट को बिल दिया, उसको बोला बिल कितना है? 1,18,000 का। अब तुम अकाउंटिंग क्या करोगे इस 1 लाख का? परचेज किया है तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, पता है। 18,000 का जीएसटी पे किया, इनवर्ड पे, गुड्स खरीदने पे, इसका सेट ऑफ मिलेगा, इसलिए इसको पीएनएल में नहीं लेने का, ये खर्चा नहीं है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है, इसका सेट ऑफ मिलता है, करंट असेट में जाता है वो। ठीक है, तुमने 18,000 का सेट ऑफ ले लिया। अब तुमने 15 दिनों में 10 दिनों में मेरे को पेमेंट कर दिया। अब मुझे आपको डिस्काउंट देना है। 1 लाख का डिस्काउंट बनता कितना है? 1% से 1,000। तो मैं तुमको डिस्काउंट देने वाली हूँ 1,000। अब जब मैं टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, अब मेरे व्यू पॉइंट से सोचना, अब किसके व्यू पॉइंट से सोचना? मेरे, मैं मतलब सप्लायर। अब सप्लायर के व्यू पॉइंट से सोचो, सप्लायर जब अकाउंटिंग करेगा, अभी वर्किंग करेगा, वो बोलेगा सेल 1 लाख। मुझे मेरे सीए ने बोला कि ये डिस्काउंट माइनस कर सकते। क्यों माइनस कर सकते हैं? क्योंकि ये डिस्काउंट जो है वो सप्लाई के टाइम पता था, इसके टर्म्स फिक्स थे सप्लाई के टाइम, एंड इट कैन बी लिंक्ड टू 1-to-1 बिल। मुझे पता है ये बिल 2 के अगेंस्ट है, तो मैं उसको 1000 माइनस करूंगी। अब मेरी टैक्सेबल वैल्यू आएगी 99,000 पे जरा 18% निकाल के बताना। 820। अयो प्रॉब्लम हो गया क्या? मैंने बिल पे तुमको बोला जीएसटी 18, अब मैं जीएसटी गवर्नमेंट को पे करूंगी 17,820। अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी फर्स्ट, देन आई टेल यू व्हाट इज टू बी डन। क्या समझा? सब समझा ना? देखो मेरे पास पेपर नहीं है ना, नहीं तो ऐसे एक मुझे पेपर फाड़ के दो, कोई पेपर दो, कैलकुलेटर नहीं चाहिए मुझे, पेपर दो। अच्छा ठीक है, मत फाड़ो, ऐसे समझ में आ रहा है ना तुमको? सुनो, टाइम पास मत करो, ये बिल बनाओ। तू बिल बना के ला, बिल बना के ला। किसका नाम लिखूं? मेरा बिल है ना, तो पीकेडी, तो ये मेरा बिल है। 2 किसको? मिस्टर पांडू। हाँ हाँ, अरे वो स्पोर्टिंग है, एकदम अच्छा बच्चा है, फिर बाद में 2 चॉकलेट लेके जाना। हाँ सुनो सुनो, अभी कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। चलो हाँ, तो ये मेरा बिल है पीकेडी, मेरा बिल इनवॉइस बनेगा 2 पांडू, उसका जीएसटी नंबर वगैरह हम लिखेंगे, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी गुड्स और 1 लाख
बना ना, कोई बिल बना रहा है क्या? बना, जल्दी बना। और जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 9 एंड 9, तो टोटल 1,18,000। बनाया बिल तूने? ऑथर है, डिजिटल सिग्नेचर। चुप रहे, ए बना के दे। पांडु इधर अब बिल लेने को, ये ले। हाँ, तो मैंने पांडु को कितना बिलिंग दिया? हाँ, 1 मिनट, कितने अमाउंट का बिल है? इधर आ, ये चॉकलेट भी लेके जा। हाँ, अब पांडु आया। मैं उसको बिलिंग दे रही हूँ, कितने अमाउंट का बिल दे रही हूँ? 1,18,000। ये ले बिल ले, और 15 दिनों में पेमेंट करने का। हाँ, फिर 1% क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। हाँ, जा भी इसका अकाउंटिंग कर, तेरे अकाउंटेंट को दे दे, जा भी। तेरा अकाउंटेंट कौन है? दे उसको। अभी सुन, तू उसका अकाउंटिंग करने वाला है। हाँ, अभी 1 लाख, तू 1 लाख, ए चुप बैठ। तू 1 लाख का अकाउंटिंग किधर करेगा? तो परचेजिस तेरा होगा 1 लाख का, और 18,000 किधर जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। एसेट साइड में आएगा 18,000। अब पांडु मेरे को चेक लेके आएगा। आजा, बिल भी लेके आजा तेरा, जा बिल लेके आ। चेक दे रहा है क्या? चेक दे रहा है? चेक दे रहा है? यही चेक है क्या? ठीक है, काम चला लेंगे। हाँ, चला लेंगे काम, जाने दो। अब सुनो, अब पांडु को मैं बोलूंगी अरे वाह तू चेक लेके आ गया। अब मैं उसको बोलूंगी रुक, अब मैं क्या करूंगी, इधर तेरे को 1% डिस्काउंट दे दूंगी। वो हिसाब से 1 लाख की जगह पे, 1 लाख की जगह पे कितना अमाउंट लिखूंगी बताओ? 99,000। अयो 99, चलो 99 पे मुझे 9 और 9% कैलकुलेट करके बताओ, डिवाइडेड बाय 2 करके बता। 8910, तो टोटल कितना हुआ? 1,17,820। तो इधर वो तो करेक्शन कर और ये लेके जा। तो ये बिल अभी वो वापस अकाउंटेंट को देगा, जा अकाउंटेंट को बिल दे। अब अकाउंटेंट को पूछेंगे, अकाउंटेंट कंफ्यूज हो गया अभी। अब अकाउंटेंट बोलेगा अरे सर आप पहले, हाँ तो बता ना, तुम जो बोलोगे मैं वही लिख रही हूँ। 116, हाँ तो अकाउंटेंट को बिल गया 116,820 का। अब अकाउंटेंट कंफ्यूज हो जाता है, अरे गुड्स तो मैंने 1 लाख के लिए, मैंने 1 लाख का एंट्री किया और मैंने 18,000 का सेट ऑफ ले लिया और 1 लाख का मैंने पीएनएल को डाला। चलो कोई नहीं, अब तुमको क्रेडिट नोट मिलेगा, अब तुम रिकॉर्ड करोगे डिस्काउंट ऑन परचेजेस। तो आइदर तुम डिस्काउंट ऑन परचेज यहां से लेस कर सकते हो, बोल सकते हो डिस्काउंट, और डिस्काउंट 1,000 माइनस करोगे तो इफेक्टिव तुम्हारा परचेजेस कितना दिखेगा? 99। तुमको क्रेडिट नोट का एंट्री करना पड़ेगा। बिल तो हम ऐसे कैंसिल और चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो बिल गया पांडु के पास तो गया, अब मैं उससे बिल लेके चेंज नहीं करने वाली हूँ, मैं उसको क्या देने वाली हूँ? एक्चुअली क्रेडिट नोट। तो अकाउंटेंट क्रेडिट नोट का इफेक्ट क्या देगा? वो जो उसने 18,000 का सेट ऑफ लिया उसमें से उसने एक्स्ट्रा सेट ऑफ ले लिया, उसको प्रोपोर्शनेट सेट ऑफ राइट बैक करना पड़ेगा, उसको अपना सेट ऑफ का क्लेम कम करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको डिस्काउंट दिया। अब वो बोलेगा मुझे 18,000 का सेट ऑफ नहीं मिलेगा, मुझे सेट ऑफ मिलेगा 16,000, नहीं कितना, 17,820। तो मुझे सेट ऑफ मिलेगा 17,820, बचा हुआ वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो लिसन, डिस्काउंट का इफेक्ट, डिस्काउंट लेस करना अलाउड कब है? Did I tell Pandu at the time of giving the per bill only कि तुमको 1% मिलेगा? So was that 1% discount known at the time of supply? Yes. Could I link that discount with the invoice? Yes. Did Pandu's accountant change? Did Pandu's accountant change that set off? Yes. If you satisfy all these conditions, I am allowed to deduct it from
द डिस्काउंट का वैल्यू हम माइनस कर सकते, डिस्काउंट का वैल्यू हम माइनस कर सकते, प्रोवाइडेड ये आप कंडीशंस फॉलो करो कि डिस्काउंट वाज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अभी एग्जाम्पल याद आ रहा है, जब पांडु को मैंने बिल दिया तब बोला ना तेरे को 1% मिलेगा, हाँ उसको पता था एट द टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद जब मैंने उसको क्रेडिट नोट दिया, उसके अकाउंटेंट ने आईटीसी रिवर्स कर दिया। क्या करने का? आईटीसी रिवर्स। जितना क्लेम किया 18,000, लेकिन अब 18,000 आईटीसी बन ही नहीं रहा है ना, मैंने मेरे बुक्स में चेंज किया तो उसने भी करना पड़ेगा, दोनों को चेंज करना पड़ेगा, तो उसने अपना आईटीसी रिवर्स कर दिया। ऐसे अगर कंडीशन में हम डिस्काउंट को लेस कर सकते हैं। अभी ऐसे कुछ डिस्काउंट होते जो हम लेस नहीं कर सकते ना, सुनो। जैसे पांडु कीप्स ऑन बाइंग सम गुड्स फ्रॉम मी एवरी टाइम, एट द एंड ऑफ द ईयर हमने सोचा कि चलो इस बार थोड़ा सा सारे अपने जो डीलर्स है जो हमसे गुड्स खरीदते, कुछ तो एक स्कीम निकालेंगे, कुछ तो एक परफॉर्मेंस देखेंगे कि हाईएस्ट कौन था। क्या देखेंगे हम कि हाईएस्ट हमसे गुड्स किसने लिए, तो हम ईयर एंड में बोलते नहीं नहीं थोड़ा सा इस बार ऐसा करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत है, थोड़ा डीलर्स को हमने ऐसे इंसेंटिव देना चाहिए। तो हमने सबके रिकॉर्ड चेक किए, सबसे हाईएस्ट सेलर पांडु था। यस, सो ही वाज द हाईएस्ट सेलर, उसने सबसे ज्यादा गुड्स लिए। तो हम पांडु को फोन करके बोलते तुमको अभी हम डिस्काउंट देंगे, तुमने जितना भी परचेस किया तुमको 10% डिस्काउंट देंगे। क्या ये डिस्काउंट की बात पांडु को पहले पता थी? नहीं, ही केम टू नो दिस आफ्टर द सप्लाई। ये वाला डिस्काउंट अगेन आई विल गिव हिम अ क्रेडिट नोट और हमने हिसाब किताब में वो डिस्काउंट एडजस्ट कर देंगे। ये डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू से लेस नहीं होगा। ये डिस्काउंट कौन से सब इनवॉइस के अगेंस्ट है, ऐसे एक पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए नहीं है, जनरली इसका परफॉर्मेंस अच्छा था इसलिए हमने दे दिया। ये वाला डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू से माइनस नहीं होगा। सो दो डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू से माइनस होंगे। कौन सा? एक जो डायरेक्टली इनवॉइस पे लिख के दिया, जैसे दिवाली के टाइम मुझे पता है कि डिस्काउंट देना है, ये देखो यहाँ दिवाली के टाइम पे पता था कि ऑफर चल रही है, 4 डेज दिवाली के तुम आके टीवी खरीदो 10% डिस्काउंट। वाज दिस डिस्काउंट नोन टू यू? यस। तो सेल के टाइम मुझे पता है तो मैंने माइनस कर दिया, इनवॉइस पे दिखा क्या वो, हाँ, तो ये टैक्सेबल वैल्यू से माइनस होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? पांडु का कैश डिस्काउंट। Was it known to him at the time of supply? Yes. Could I link it with the invoice? Yes. Did Pandu's accountant, I am the supplier, he is the recipient, क्या उस recipient ने ITC रिवर्स कर दिया? हाँ कर दिया। ये डिस्काउंट लेस हो सकता है। कौन सा डिस्काउंट लेस नहीं हो सकता? मैंने उसको ईयर एंड में सबका मीटिंग हुआ, डीलर्स का मीटिंग हुआ, हमने बोला चलो इस बार एक डीलर को कुछ इंसेंटिव दे देंगे, तो हमने सबका परफॉर्मेंस चेक किया, सबसे हाईएस्ट गुड्स खरीदने वाला पांडु है, तो हमने उसको क्या दिया? 10% डिस्काउंट ऑफर किया। डिड ही नो दिस बिफोर? नो। तो ऐसा डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू से लेस नहीं होगा। समझा क्या? हाँ, अब थोड़ा पढ़ के लेते, इतना ही है डिस्काउंट से रिलेटेड। बिल तेरे पास ही रख, मैं चेक लेने वाली हूँ तेरे से, बिल मत दे रहे इधर। हाँ सुनो, क्या हुआ? ए सुनो, समझ में आ गया ना? ये पार्ट इजी था ना आज का पार्ट? हाँ यस, चलो। ओए, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग। Discount 15.3. The principle here is that price is established at the time of supply and forms the basis of value. Discounts that are allowed as follows. Suno, discounts that are allowed before or at the time of supply and shown in the invoice. Ayyo, suno, disturbance mat do. Discounts that are allowed before or at the time of supply. कौन से discounts which are allowed before and they are shown in the invoice. इसको हम लेस कर सकते क्या? yes. ये डिस्काउंट क्या होंगे? डिडक्टेड। टैक्सेबल वैल्यू से इसको डिडक्ट ही करना पड़ेगा, एक्सक्लूडेड ही होने चाहिए। ये डिस्काउंट लेस होने चाहिए। करेक्ट है क्या? ओके, डन है क्या? उधर पानी का ट्रेडिंग से क्या चल क्या रहा है? पानी का ये इसकी बॉटल में डाल रहा है, फिर वो उसकी बॉटल में डाल रहा है, फिर वो बॉटल इधर जा रही है क्या? पानी है ना?
हाँ मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पानी I'll also have water. Wait now. हाँ ओके नाउ पे अटेंशन. अभी फोकस करो. खत्म करने का ये चैप्टर यार. चलो चलो 40 40 40 40. हाँ चलो चलो. पे अटेंशन. कम ऑन. डोंट डिस्टर्ब मी नाउ. हाँ डिस्काउंट्स दैट आर अलाउड. अब देखो कौन से डिस्काउंट. पहला पॉइंट डिस्काउंट्स दैट आर अलाउड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन इन द इनवॉइस. ऐसे डिस्काउंट क्या करने का. टीवी में डिडक्ट करने. नहीं ऐसा डिडक्टेड मत लिखो. तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त टू बी कैसे दू. शुड नॉट बी इंक्लूडेड ऐसे करेंगे क्या. ठीक है डिडक्टेड फ्रॉम टीवी समझेगा ना तुमको. ठीक है चलो सॉल्व करेंगे तब बताऊंगी. ठीक है. दूसरा discounts that are allowed after the supply in terms. but देखो कब. in terms of an agreement that existed at the time of supply. ये कौन सा एग्जाम्पल है. पांडु को 1% कैश डिस्काउंट दिया. did he know that I'm going to give him 1% cash discount. yes it was known at the time of supply and worked out invoice wise and proportionate ITC is reversed by the recipient. प्रोपोर्शनल आईटीसी किसने रिवर्स किया. पांडु के अकाउंटेंट ने. रेसिपिएंट ने. बरोबर. हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये वाला डिस्काउंट इज ऑल्सो डिडक्टेड. ये वाला डिस्काउंट इज टू बी डिडक्टेड. डिस्काउंट्स दैट आर अलाउड बिफोर सप्लाई एंड शोन. चलो एक एक मार्किंग करो. शोन इन द इनवॉइस. जो डिस्काउंट इनवॉइस में है वो क्या करेंगे. नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ टीवी. मतलब वो टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए. माइनस कर सकते हैं बिंदास और फिर जीएसटी निकालने का. बरोबर. अब देखो आगे. डिस्काउंट्स दैट आर अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन इन द इनवॉइस. वही है. रॉयल बिस्किट कंपनी गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लिस्ट प्राइस टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर. दस फॉर अ कार्टन ऑफ स्पाइस बुश इन द इनवॉइस द लिस्ट प्राइस इज मेंशन्ड एट 200. एक्चुअली आपका सेलिंग प्राइस कितना मेंशन्ड है. 200 रुपया. on which a discount of 30% is given and therefore the final price comes to 140. हाँ 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला. 200 में से 30% मतलब 60 का डिस्काउंट और फाइनल प्राइस आया 140. द टैक्सेबल वैल्यू इज 140 एज द डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन इन द इनवॉइस. तो आपका टैक्सेबल वैल्यू भी 140 होगा. बरोबर. लिखो ऐसा. 200 लेस 30% डिस्काउंट 60 तो सेलिंग प्राइस 140. टैक्स कौन सी वैल्यू पे लगेगा. 200 पे या 140 पे. 140 पे. अयो टैक्स किस पे लगेगा. 140 पे. करेक्ट. हाँ आगे. डिस्काउंट्स. अच्छा इसके राइट साइड में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो. नॉट टू बी. not a part of TV. not a part of TV. TV में include नहीं करने का. not a part of TV. बरोबर. आगे. discounts that are allowed after supply but they are in agreement as per the agreement that existed at the time of supply. तो पांडु को पता था ना 1% कैश डिस्काउंट मिलने वाला है. हाँ तो was that there at the time of supply. yes. एंड इनवॉइस वाइज हम लोग उसको निकाल सकते हैं. बिल टू बिल हम देख सकते हैं कौन सा डिस्काउंट दे रहे क्या दे रहे. एंड रेसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना चाहिए. रेसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना चाहिए. रेसिपिएंट का परचेज है वो सेट ऑफ लेने वाला है 18,000 का. फिर मैंने उसको क्रेडिट नोट भेजा. उसको अभी बोला तू आईटीसी रिवर्स कर क्योंकि अपने सप्लाई की वैल्यू कम हो चुकी है. तो आईटीसी पुराना 18,000 टैक्स नहीं है अभी 99 पे कैलकुलेट हो रहा है इसलिए तुझे कम सेट ऑफ मिलेगा. समझा ना. हाँ. एग्रीमेंट देखो ये वाला एग्जाम्पल ध्यान दो. एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ इट्स डीलर इज दैट सेल ऑफ राइस कुकर्स. एक मिनट.
इज दैट सेल ऑफ राइस कुकर्स, अच्छा ओवर 100 पीसेज इन दिवाली, तो हमने दिवाली में पहले सबको ऑफर भेज दिया कि इस दिवाली सीजन में कोई भी 100 पीसेस के ऊपर अगर कुकर भेजेगा, सेल करेगा, उनको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसी स्कीम्स निकालते हैं दिवाली में कि दिवाली में सेल ज़्यादा होता है, तुम 100 के ऊपर बेच दो तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा per cooker sold in the next month. Next month's stock has already been dispatched when the sales figures for Diwali month are worked out. However, as the agreement was in existence and the discount can be worked out each invoice wise, the taxable value will be bill price minus 5%. तो क्या ये 5% वाला डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू से माइनस हो सकता है? हाँ, देखो जब मैंने डिक्लेयर किया स्कीम कि 100 पीसेस के ऊपर तुम सेल करो, लेकिन पांडु ने ऑर्डर अगर 20 कुकर्स का दिया तो उसको नहीं पता वो टाइम पे कि वो 100 के ऊपर बेचेगा कि नहीं, इसे पहले 20 का ऑर्डर देते फिर देखते अगर बेच पाए तो अच्छी बात है, फिर से उसने और 30 का ऑर्डर दे दिया, फिर से ऐसे ऑर्डर दे के उसने 110 कुकर्स का ऑर्डर दे दिया। डिड ही क्रॉस 100? यस। Did I tell him of this scheme at the beginning only? Yes. Was it known to him? Yes. क्या ये 5% डिस्काउंट फिर हम टैक्सेबल वैल्यू से माइनस करेंगे? हाँ, भले ही उसको इनवॉइस में नहीं दिखाया बट इट वाज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सो ऐसा ये 5% डिस्काउंट इसको भी नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टीवी, मतलब इसको टीवी में से हम माइनस कर सकते हैं ऐसे डिस्काउंट को। ये समझा ना तुमको? हाँ, अदर डिस्काउंट्स। अब देखो अदर डिस्काउंट्स, अ कंपनी अनाउंसेस टर्नओवर डिस्काउंट्स आफ्टर रिव्यूइंग डीलर्स परफॉर्मेंस। सो जैसे मैंने सब ऐसे डिसाइड किया कि जो भी डीलर ने सबसे हाईएस्ट सेल होगा उसको कुछ डिस्काउंट दे देंगे, कुछ ऑफर दे देंगे, ये बाद में डिसाइड हुआ, ये पहले नहीं पता था, कंपनी ने अपना खुद से डिसाइड कर दिया। The discounts are based on performance slabs and are given as cashback. As these discounts were not known at the time of supply, they will not be deducted. मतलब इनको डिडक्ट करना अलाउड नहीं है, that is they will be included. इनको टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा और फिर जीएसटी निकालना पड़ेगा। मतलब पता है ऐसे जो डिस्काउंट्स होते हैं ना, सपोज सुनो 1 लाख बिल पे तो होते नहीं है, 18,000 और आपने उसको 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, वो देते वक्त आपको कितना पेमेंट करेगा? 1 लाख गुड्स का, 18,000 जीएसटी का और 1,000 डिस्काउंट का, तो वो पेमेंट कितना करेगा बताओ मुझे? 99 प्लस 18 1,17,000। ये जीएसटी का अमाउंट नहीं बदलेगा, भले डिस्काउंट दे दिया। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू से माइनस करना अलाउड है नहीं, इसलिए तुम्हारा जीएसटी कैलकुलेट होगा बेस प्राइस 1 लाख पे और 18,000 ही जीएसटी बचेगा। अब पांडु को आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी उतना ही रहने वाला है, उसके अकाउंटेंट को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी उतना ही रहने वाला है। फिर से ओके फिर से मैंने 1 लाख का बिल भेजा, 18,000 का जीएसटी लगा दिया, बिल 1/8 का गया। फिर मैंने उसको फ़ोन करके एकदम एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में बोला हमने न्यू ईयर का एक ये निकाला है इंसेंटिव, जो भी डीलर ने सबसे हाईएस्ट सेल किया रहेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा 1,000 रुपये, जो भी 10% जो भी डिस्काउंट मिलने वाला है। बोलता है ठीक है ग्रेट। डिड यू नो दिस डिस्काउंट अर्लियर? ये डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू से माइनस नहीं होगा। तो पांडु बोलेगा मैं बिल का में कुछ चेंज है क्या? नहीं, सिर्फ तुम 1,000 रुपये डिस्काउंट का माइनस कर दो, जीएसटी का अमाउंट 18,000 ही रहेगा। क्यों? बिकॉज ये 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू से माइनस करना अलाउड नहीं है, तो हमारे जीएसटी के अमाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ। 18,000 का जीएसटी विल रिमेन एज 18,000 एंड आई विल ऑल्सो पे टू गवर्नमेंट 18, ही विल टेक सेट ऑफ 18। ठीक है, डोंट वरी, ये डिस्काउंट वाला पार्ट फिर से एक बार कल रिवाइज कर दूंगी। अभी क्या करूंगी सुनो, अभी ये सर्कुलर्स है, ये इसमें से कुछ सर्कुलर्स मुझे अभी नहीं डिस्कस करने, मैं आपके साथ प्रॉब्लम के बाद करूंगी। 2 ही पेजेस है ना सर्कुलर के, ये नहीं मैं डिस्कस करूंगी। 2 पेजेस के सर्कुलर है वो मैं प्रॉब्लम के बाद करूंगी। अब सुनो, रिलेटेड पर्सन्स की डेफिनेशन देखो। हमने क्या बोला? ट्रांजैक्शन किस में होना चाहिए? अनरिलेटेड। हाँ, सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स इन वन अनदर्स बिजनेसेस। Such persons are legally recognized, सेम जीएसटी में जो हमने सीखा है। Such persons are either employer employee,
Directly, indirectly, they own or control, or they are holding 25% or more equity shares. Common directors, they are legally partners. एक दूसरे के businesses में they are partners. उनकी firm है, they are legally recognized as partners. Then they two become related persons. Employer employee are also related persons. They directly, indirectly own or control 25% or more of each other's voting rights. One of them controls the other directly or indirectly. Both of them are directly or indirectly controlled by third party. A limited, B limited. इनको control करने वाली है AB limited. So is it controlling both? Yes. Then A limited and B limited will become related persons. Together they directly control a third party. So A limited controls C limited and B limited also controls C limited. फिर भी दोनों related बन जाएंगे. Either दोनों को control करने वाला common है या दोनों मिलके एक person को control करते, आप दोनों बन जाओगे related persons. Persons who are associated in the business of one another, कि आप एक दूसरे के sole agent हो, sole distributor हो, तो आप related person बन जाते हो. ऐसे related persons के बीच में अगर transaction होता है, क्या होता है? Transaction होता है, then what happens? You do not get covered under section 15. You do not get covered under section 15. अब सुनो, वो 15(3) का डिस्काउंट कंप्लीट कर देते और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सर्कुलर वाला पार्ट में कल करूंगी, प्रॉब्लम करेंगे अभी थोड़ा. ओहो मत करो और आहा मत करो और कुछ भी मत करो. प्रॉब्लम करेंगे मतलब करेंगे, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है. हाँ चलो जल्दी करो. हाँ है ना. हाँ कल रात को लेट नाइट रिपोर्ट आया, इज आउट ऑफ डेंगू नाउ. कल से ही स्टार्ट गोइंग टू स्कूल ऑल्सो. माई सन इज ऑल गुड. हाँ ठीक है, कल मैं कल अरेंज कर पाई तो कल, नहीं तो ट्यूसडे को करूँगी. हाँ ठीक है, सैंडविच मंगाती हूँ. हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, कुछ तो मंगाती हूँ मैं. मंडे कल कैसे फर्स्ट डे मेरा ऑफिस की, मैं आई विल गो आफ्टर मेनी डेज, सो लेट मी ऑर्गेनाइज एंड डू ऑल दैट. ट्यूसडे आई विल गिव यू ऑल. या मैं जिस दिन, एक मिनट सुनो ना, जिस दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास शाम को ले रही हूँ ना, मुझे मिल जाएगा, उस दिन पार्टी दूंगी. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में से एक दिन मैं एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ ना, 7 बजे तक. ये देखिए, तो ऐसे बोल रहे जैसे अभी मेरा रेस्टोरेंट ही है, उधर मेन्यू दे रहा है, मेरे को चीज मसाला सैंडविच बोल रहा है. अयो, कहाँ से सैंडविच तुम खाते हो? यहीं से प्रेस्टीज पे है क्या चीज मसाला सैंडविच है यहाँ पे? मैं मंगाऊंगी लेकिन ऑर्डर यहाँ पे दूं प्रेस्टीज की, प्रेस्टीज के बाहर दूं? अब है ना, मेनू कार्ड ही भेज दो मुझे पूरा तुम, मैं सब मंगा के देती हूँ. अच्छा ठीक है, अभी पार्टी दूंगी अगले हफ्ते पक्का, ये फिक्स्ड हो गया. अरे मंडे टू फ्राइडे में दूंगी, अगले हफ्ते मतलब मंडे टू फ्राइडे. आई विल चूज दैट डे प्रेफरेबली जिस दिन अपना क्लास एक्स्ट्रा होता है ना, तो फिर हम स्नैक्स वैक्स भी मंगा के टाइम पास भी हो जाता है और एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाता है, तो दोनों काम हो जाते हैं. अरे ठीक है, मंडे नहीं, ट्यूसडे टू फ्राइडे में पक्का ये वीक में पार्टी. अब तुम लिखो, चलो. कैसे बच्चे आजकल देखो कितना उनको ये देना पड़ता है. चलो चलो लिखो. परक्विजिट्स, इंसेंटिव देना पड़ रहा है, कैसे? चलो चलो, क्लास के आखिरी के कुछ ही दिन बचे हैं. क्या बना रहा है वो? मेनू बना रहे. चलो रे, ए लिखो, चलो. डिस्काउंट, डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड. कौन से डिस्काउंट डिडक्टेड होंगे? पहला डिस्काउंट शोन इन द इनवॉइस.
पहला कौन सा, डिस्काउंट शोन इन द इनवॉइस, और दूसरा कौन सा, डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई में, ए इट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, at time of supply, B it is it can be linked invoice wise, can be linked bill to bill आपका लिंकिंग होना चाहिए, एंड C proportionate ITC reversed by whom? Proportionate ITC reversed by recipient. ये दो ही डिस्काउंट माइनस होते, ध्यान रहे सुनो, ये दो ही डिस्काउंट, कौन से डिस्काउंट डिडक्ट होते हैं, ये 1 और ये 2, ये दो ही डिस्काउंट माइनस होते हैं, एक जो इनवॉइस में दिखाया हुआ है, दूसरा विच इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ए बी सी, उनके 3 कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे तो ये डिस्काउंट माइनस हो सकता है। डिस्काउंट से रिलेटेड एक कुछ सर्कुलर है, बट सर्कुलर कुछ अलग नहीं बता रहा, वही बात बता रहा है, क्योंकि मुझे डिस्काउंट वाला पार्ट फिर से आपके साथ रिवाइज करना है, तो सर्कुलर वाला पार्ट मैं आपसे कल करूंगी, अभी हम करेंगे प्रॉब्लम्स। चलो, कितने मल्टीपल चॉइस है, चलो सॉल्व मल्टीपल चॉइस, स्टिल 6 मल्टीपल चॉइस करो, मुझे कोई भी कंडीशन नेगोशिएशन आपसे नहीं चाहिए कि इतना करेंगे 10 मिनट करेंगे फिर छोड़ो, कोई नेगोशिएशन नहीं करेगा, मैं जितना बोलूंगी उतना करेंगे। चलो, कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है तुम लोगों को, जल्दी सॉल्व करो। वो इतना अच्छा बच्चा है, चलो लिखो रे जल्दी, बहुत हो गया, लिखो ना। क्या मल्टीपल चॉइस सॉल्व करो, 5:30 बजने को आ रहे हैं, फिर से मुझे गुस्सा आ जाएगा फिर। हाँ चलो जा, सेफ जोन अभी करो, चलो चुपचाप। आज नहीं है, okay, ready? Value of supply under section 15(1) is transaction value, correct. The value of supply should include, now wait, should it include any non-GST taxes should be included, yes, ये तो include होगा, interest late fee penalty include होगा, हाँ, subsidies directly linked to the price except provided by CGST, yes, so all of the above, ये सारे कौन से section में include होते हैं, section 15 subsection 2 of the CGST Act 2017, so ये 15(2) के अंदर included होंगे। 3. Which of the following shall not be included? Very good, ये 15(2) में ही बोला ऐसा। When, एक मिनट मुझे पढ़ने दो, when can the transaction value be rejected? अब इसको कब रिजेक्ट कर सकते हो?
बी। कौन सा क्वेश्चन है अपना? 4। ओके देखते, 1 मिनट, ध्यान ध्यान ध्यान, अभी सुनो ना। मॉड्यूल में क्या देखते बाद में, आपके पास आंसर होगा। 1 मिनट रुको, आंसर बताओ मत, सुनो। व्हेन कैन द ट्रांजैक्शन वैल्यू बी रिजेक्टेड, एक एक पहले हम पढ़ के लेंगे। व्हेन द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड, अच्छा वो रिलेटेड हो गए तो आगे तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है, एंड वाला आगे तो पार्ट मुझे पढ़ना ही नहीं है, रिलेटेड है, खत्म, तुम्हारे लिए यहाँ पे रिजेक्शन होने वाला है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। When can the transaction value be rejected for computation of value of supply? I come to A point. A point says buyer and seller are related. And तो मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है यार, buyer and seller related हो गए तो प्राइस तो पक्का ट्रांजैक्शन वैल्यू, आपको सेक्शन 15 दरवाजा खुलेगा ही नहीं, याद रहे। सेक्शन 15 दरवाजा बंद कर देगा, पहला ही उतना ही सुन के कि बायर एंड सेलर आर रिलेटेड। हाँ, व्हेन बायर, अरे फिर से बायर एंड सेलर आर रिलेटेड आ गया, फिर से आगे जाना ही नहीं है। बायर एंड सेलर रिलेटेड हो गए मतलब सी बायर एंड सेलर शुड बी अनरिलेटेड एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडर, तब तुमको 15 में एंट्री मिलेगी। इसमें से एक भी तुम रिलेटेड हो, दरवाजा बंद। तो सोल कंसिडरेशन, प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन, दरवाजा बंद। आगे हम सुनेंगे, मतलब ए के लिए भी दरवाजा बंद है और बी के लिए भी है। अभी मॉड्यूल ने ऐसा क्यों किया? मॉड्यूल ने तो मैम लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया ए एंड बी, अभी वो इंस्टीट्यूट को तुम पूछ लेना ऐसा क्यों किया है। हाँ, अभी यहाँ पे एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि OMR मार्किंग शीट होगी, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे आपको क्वेश्चन। दे विल गिव यू अ ऑप्शन विच सेज बोथ, मतलब आंसर इज ए एंड बी। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन दे देंगे, शायद डी की जगह पे आपको ऑप्शन दे देंगे बोथ ए एंड बी, क्योंकि एग्जाम में तो चॉइस नहीं है, OMR शीट होने वाली है। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है इसलिए उन्होंने ऐसा यहाँ कोई टिकिंग नहीं करना है इसलिए दे दिया। तो आंसर इज ए एंड बी, और लॉजिकली तो मैंने समझा दिया ना। हाँ, बहुत जगह एंड रिलेटेड पार्टी है तो कौन दरवाजा खोलने वाला है तुम्हारे? 15 सेक्शन दरवाजा खोलने नहीं वाला है, बोलेगा बाहर जाओ। हाँ, आगे ला क्वेश्चन। ओए ओए ओए, Which of the following statement is or are correct? सेक्शन 15, एक एक इसलिए कभी भी आंसर सब अच्छे से पढ़ के लेने का। यहाँ पे भी रिजेक्ट हो रहा है क्या, यहाँ पे भी हो रहा है, फिर ऑप्शन जो भी है बाद में देखो, पहले तुम एनालाइज कर दो। सेक्शन 15 of the CGST Act prescribes different provisions for valuation of goods and services? No, ये तो नहीं है करेक्ट। CGST Act and IGST Act have different provisions for valuation? No, जो CGST Act के valuation provisions है वही IGST में भी है, ये भी incorrect है। Section 15 of the CGST Act prescribes the same set of provisions for valuation of goods and services. Yes, so the answer is C, correct. Discount given. Discount given after supply. After supply is deducted from the value of supply if such discounts are given as per the agreement entered at or before the supply. पता था, हाँ. Such discount is linked to the relevant invoice, बरोबर. Proportionate ITC is reversed by the recipient, बरोबर. So it is all of the above. All of the above. ये तुमको 1 मिनट, वो कुछ questions थे ना यहाँ पे, कहाँ गए वो? ऊपर है, ऊपर। हाँ, क्वेश्चन 11 सॉल्व करेंगे अभी हम। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड 11 एंड 12 हम सॉल्व करने वाले। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन 11 and 12 and if I feel I'll solve some more. Yes, so please start reading question number 11. All right? जो भी है, मेरे रूल, मेरा क्लास खत्म नहीं होता तब तक आई एम द बॉस, आई विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू। सो राइट, स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। पेज 158 पढ़ो।
पढ़ा क्वेश्चन 1? चलो कैलसी पे करो। सही आंसर जो देगा 2-3 चॉकलेट्स हैं यहाँ पे लेके जाना। ट्राई करो ट्राई करो। फर्स्ट वाले को चॉकलेट नहीं है, सही वाले को चॉकलेट है। अमाउंट बोल रहा है क्या? 56, आई डोंट नो, आई नोट डाउन बट आई हैव द आंसर। 56,840 पे तू बोल रहा है कि टैक्स लगाएंगे जीएसटी का। हाँ मतलब दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू यू आर सेइंग। 54, एक मिनट, अलग अलग अमाउंट। 54, हाँ बता बता तेरा क्या है? एक 57, एक, अरे रुक एक मिनट, 57,000 के बाद। हाँ तू बोल अभी तेरा। 830, ओके। अयो 880, हाँ ओके। 57, ओके आगे। जिसका आंसर नहीं है वो हाथ ऊपर उठाएगा, जो नहीं है, जो है तो है यहाँ पे ना, वो तो है आपका। हाँ बोलो। 58,000, यस। एक एक हाथ ऊपर उठा के बोलो ऐसे अमाउंट। हाँ बोलो। 55,750, ओके। 55,000, सॉरी 56 है ना, मन से नहीं बोल रहे ना, अमाउंट्स आ रहे हैं ना, ऐसे कैलकुलेट करो। एक क्वेश्चन एक आंसर अनेक। 54,880 आगे है ऑलरेडी। हाँ ठीक है ना, है तो मत फिर मैं शो ऑफ हैंड्स करने को बोलूंगी। रुको ना, शो ऑफ हैंड्स कराऊंगी रे। आ गए के सारे ऑप्शंस तो करूँ शो ऑफ हैंड्स। चलो 56,840 वाले बच्चे हाथ ऊपर उठाओ। ओके चलो चलो 54,880 वाले हाथ ऊपर उठाओ जल्दी। 54,880। 57,000 वाले बच्चे हाथ ऊपर उठाओ। ओके 58,000 वाले बच्चे। ओके 55,750। ओके 55,000। तूने अभी उठा अच्छा ठीक है। 56,960, ओके एंड ओके दैट्स इट। सो 54,880 वाले कौन है, हाथ ऊपर उठाओ। हाँ फिर 58,000 वाले। हाँ 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 हाँ, मैं नहीं बोल रही करेक्ट है, मुझे नहीं पता कौन सा करेक्ट है, मैं तो देख रही हूँ, अंदाजा लगा रही हूँ फिर से। 58 वाला कौन है? 2 है, ओके। 57 वाले कौन है? आ जाओ चॉकलेट लेने। अब हाथ उठाने वाले कौन है और आ रहे कितने हैं? हाँ आ जाओ, ये लो मेलोडी। वो बैग निकाल के देना मुझे यहाँ से। प्रतीक दे तो जरा बैग, बैग मेरे हाथ में दे। हाँ तुमको क्या चाहिए? मेलोडी के अल्पेनलिबे चाहिए? कैडबरी नहीं है। हाँ एक ही रे। अल्पेनलिबे है, लेके जाने का तो लेके जाओ। हाँ अल्पेनलिबे भी लेके जाओ, ये ले। हाँ ले ना, ये लो गणेश, ये लो। गुड, अल्पेनलिबे चाहिए तो ले लो, क्लास के बाद ले लो फिर। हाँ अब सुनो, अब सॉल्व करते। चलो रिवर्स वर्किंग करो। तुमको आंसर आ गया ना 57, करो उल्टा वर्किंग एंड गेट 57 फटाफट। चलो आ गया, चलो सॉल्व करते हैं। अभी लिखो, नोटबुक में लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स राइट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। नाम कंप्यूटेशन ऑफ, ये मुझे डिस्टर्ब मत करो, फटाफट करो। चलो कंप्यूटेशन ऑफ, हाँ क्यों आना, यू शुडंट फील शाय, कम ऑन, कम एंड टेक। आया ना सही, तो यू शुड बी हैप्पी एंड कम एंड टेक, यू शुडंट फील शाय। तुझे मेलोडी चाहिए क्या अल्पेनलिबे लेगा? वो देख बोल भी नहीं रहा है। हाँ ठीक है, तेरे से मैं 2 चॉकलेट दे देना मुझे, है ना। हाँ चलो
computation of taxable value, computation of taxable value of supply. स्टार्ट. पहला क्वेश्चन में दिया है लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स. लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000. आगे क्या दिया है? टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज. तो टैक्स को क्या करने का, क्या बोला है? अदर देन जीएसटी द टैक्सेस हैव टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू. सो राइट डाउन एड टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी. कितना टैक्स है? 5,000. आगे आगे पैकिंग चार्जेस इंक्लूडेड इन द, पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबाउ. जो 50,000 है उसमें इंक्लूडेड नहीं है. नहीं है, अकाउंटेंट तुमने क्या किया? इंक्लूड नहीं किया. अच्छा, फिर हम देखते हैं 15(2) के बारे में. सोचो सोचो सोचो. पैकिंग चार्जेस शुड बी इंक्लूडेड. तो अब हमें इंक्लूड करने, मतलब हम इसको ऐड करेंगे, बरोबर ना? हाँ, ऐड पैकिंग चार्जेस. पैकिंग चार्जेस टू बी इंक्लूडेड. एक्चुअली ना यहाँ पे डिटेल में लिख देते पैकिंग चार्जेस टू बी इंक्लूडेड एज पर सेक्शन 15(2) ऑफ CGST एक्ट. इधर भी लिख सकते हैं म्युनिसिपल के, यहाँ पे भी आगे अंडर सेक्शन 15(2). अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सिंपल 3 तो सब सेक्शन याद रखने का आपको, है ना? पैकिंग चार्जेस कितना ऐड करने का है? 1,000. उसके बाद नीचे वाला पार्ट पढ़ो. ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 2,000 एज सब्सिडी. नाउ ये सेंटेंस मैं आपको एक बता देती हूँ, सुनो. यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का. हाँ, ये एक्सीडेंट स्पॉट है, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने क्या समझना चाहिए वो समझ के लो. टैक्सेबल ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड रिसीव 2,000 एज सब्सिडी. एनजीओ का सब्सिडी है, तो द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी. ना सुनो, आपको पता है कि आपको 2,000 की सब्सिडी मिलने वाली है, तो एक्चुअली आपके गुड्स का प्राइस होगा 52,000. और जो 50,000 प्राइस इज देयर, इट इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी. तुमको पता है कि 2,000 तुमको एनजीओ देने वाला है, तो कस्टमर को तुमने कितना मांगना चाहिए? 50,000. ओके, सो ये मीनिंग होता है इसका कि ये प्राइस इज आफ्टर द सब्सिडी. मतलब ऐसा है, ये सब्सिडी एनजीओ दे रही है, तो should this be included? Yes. So I will have to add subsidy given by the NGO 2,000. सब्सिडी ने मुझे कस्टमर 50,000 देगा और एनजीओ कितना देगा? 2,000. तो ये सब्सिडी जो एनजीओ दे रहा है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शुड बी इंक्लूडेड. इसलिए इसको ऐड करने का. समझा क्या? हाँ. सो ऐड सब्सिडी रिसीव्ड. क्या हुआ? डाउट है तो पूछो. माइनस नहीं होगा, ऑलरेडी वो प्राइस दिया है कि इसका 2,000 सब्सिडी का प्राइस हमने कंसिडर करके ही फिर प्राइस डिसाइड किया है. मतलब ओरिजिनली आपके प्रोडक्ट का प्राइस होगा 52. आपको पता है 2,000 मिलने वाले, इसलिए कस्टमर से तुमको बोला गया है 2,000 कम लो, इसलिए तुम्हारा प्राइस 50,000 है कस्टमर के लिए. समझा क्या? इसलिए तुम्हारा प्राइस कितना है कस्टमर के लिए? 50,000 है. समझा? Subsidy received from non-government body should be included. तो कितना आएगा वो? 15 should be included under section 15(2). तो इंक्लूड कर दो. आगे क्या दिया है?
Black and white offers 2% discount on the list price which is recorded in the invoice. Is it recorded in the invoice? Yes. जो recorded होता है उसको minus करते हैं. अब याद रहे ये 2% discount on list price है students, और नहीं भी दिया होता ना, 2% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस नहीं भी दिया होता तब भी आपको 2% डिस्काउंट 50,000 पे ही लेना है. कभी भी आपको डिस्काउंट पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन इन चार्जेस से नहीं मिलता है, डिस्काउंट गुड्स की प्राइस से मिलता है. हमेशा 2% जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो गुड्स की वैल्यू से माइनस करना है. इधर तो दिया है कि लिस्ट प्राइस है तो लेस 2% डिस्काउंट, सो 2% ऑन 50,000. अच्छा इसको प्लीज ब्रैकेट कर दो. आई डोंट वांट अ मिस्टेक टू बी हैपनिंग हियर. ऐड करते जाओगे मुझे नहीं चलेगा, गलती मत करो, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है. तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 57,000 बरोबर है क्या? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना है? 57,000. समझा? फिर नोट लिखेंगे. नोट रेडी? आगे सबको अपनी अपनी गलती समझ में आ गई या अपनी अपनी गलती नहीं समझी है तो मुझसे डाउट पूछ सकते हो आप लोग. हाँ, सबको अपनी अपनी गलती समझ में आ गई है? हाँ ओके. अब नोट लिखो. डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपीज, डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपीज discount of 1,000 rupees is deducted discount of 1,000 rupees is deducted discount of 1,000 rupees is deducted because the same was recorded in the invoice. Same was recorded in the invoice. Same was recorded in the invoice. This is as per section. This is as per section 15(3). डिस्काउंट है ना. This is as per section 15(3). This is as per section 15(3). Is that clear to everybody? Yes? Okay. तो ये आपने नोट कर दिया? ठीक है. Yes बोलो. हाँ बोल. वैसे ही होता है. I will not give you discount on packing charges. Taxes, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट ने टैक्स दिया उस पर डिस्काउंट दूंगी क्या? नहीं. सब्सिडी नहीं. तो लिस्ट प्राइस पे ऑफर करते हैं. मतलब कस्टमर को नहीं पता है मुझे सब्सिडी कितने मिलने लगी. कस्टमर को पता है कि वो 50 दे रहा है, उसमें से तुम डिस्काउंट लो. सामने वाले को डिस्काउंट नहीं दिया मैंने. सब्सिडी मुझे 2,000 ही मिली है, उधर डिस्काउंट नहीं मिला है. उधर मैंने डिस्काउंट नहीं दिया है, डिस्काउंट तुमको दिया है. तुमसे 50 की जगह पे -1,000 करके 49 लिया है. सब्सिडी मिलते वक्त 2,000 ही मिली है, तो वो क्यों माइनस करूं उसका डिस्काउंट? एनजीओ ने तो 2,000 ही दिया ना. हाँ. Did you get this? Everybody? Yes? Okay, so then I'll stop here. Yes, I'll stop here. I'll continue tomorrow.